स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सोचिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही हो और उसके तहत उन नामों को हटाया गया हो जो कि अवैध तरीके से रह रहे हो या मर चुके हो, जिनका कोई डाटा ना मिल रहा हो। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान कहीं पर अधिकारियों को घेर लिया जाए, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने बवाल कर दिया जाए, कई अधिकारियों को बंधक बना लिया जाए और उस मामले में सीजीआई को उतरना पड़े, सख्त निर्देश देना पड़े, तो आप कहेंगे कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। कैसे जजों को कोई बंधक बना लेगा, अधिकारियों को बना लेगा। लेकिन रुकिए जरा, अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं, पश्चिम बंगाल के मालदा के इलाके में हैं, तो आप अधिकारी हो, जज हो, पूर्व जज हो, बड़े मिनिस्टर हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यही कुछ हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा में, और उसकी जो तस्वीरें आई वो देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। सीजीआई ने सख्त निर्देश दिया और उसके बाद स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई। मेरे पास बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, आप लोगों का सीधा मेरा सवाल कि सीधा आरोप है कि आप लोग कह रहे हैं कि टीएमसी करवा रही है, जबकि जिनके नाम कटे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उन लोगों ने ऐसा किया, उनका आरोप था। देखिए रोहित जी, पूरा देश जानता है कि विगत कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल को रक्त रंजित करने का काम ममता बनर्जी ने किस प्रकार से किया है। पूरे पश्चिम बंगाल में अपराधियों, गुंडों और बलात्कारियों की अगर कोई सरकार चला रहा है तो वो टीएमसी चला रही है। ये यूं ही नहीं कहा जाता है। मालदा की घटना पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के सामने एक बहुत बड़ी नजीर है, एक बहुत बड़ा अपराध जिसको कभी भी किसी कीमत पे माफ नहीं किया जा सकता, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी तरीके से बोला जाएगा ना कि भारतीय संविधान को एक तरीके से अंगूठा दिखाने वाली घटना है। और ममता बनर्जी ऐसे माहौल में अट्टहास करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, और आम जनता जिस तरीके से त्राहिमाम कर रही है पश्चिम बंगाल में, आम बांग्ला भाषी लोगों के अधिकारों का हनन जिस तरीके से हो रहा है, आम महिलाओं का जिस तरीके से हनन हो रहा है और उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है ममता बनर्जी के शासनकाल में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कल्पना कीजिए कि पिछली बार जब ममता बनर्जी ने चुनाव जीता और उसके बाद न तो केवल विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ही नहीं, जिन लोगों ने भी अपने मन की बात अगर कहीं पे कही हो, जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल की अस्मिता की रक्षा की बात अगर कही हो, जिसने पश्चिम बंगाल की कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कही हो, जिसने रविंद्रनाथ टैगोर जी के सिद्धांतों की बात कही हो, और जिन लोगों ने देवी पूजा की बात कही हो, जिन लोगों ने सनातन धर्म की बात कही हो, उन लोगों को चुन चुन कर सड़कों पर ले जाके जिंदा जलाया गया। उन लोगों को चुन चुन कर सड़कों पर ले जाके काटने का काम, मारने का काम टीएमसी के लोगों ने किया। और वहां बंगाल का शासन वैसे लोगों का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा था। बंगाल का शासन वैसे लोगों को वहां पर प्रश्रय देता हुआ दिखाई दे रहा था। आपने बांग्लादेश की एक घटना देखी कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को किस तरीके से पेड़ से लटका करके जिंदा जला दिया गया। वो दिन दूर नहीं है। और उस प्रकार की खबरें मैं पूरी तरीके से, पूरी गंभीरता के साथ कहूंगा कि पश्चिम बंगाल के कोने कोने से उस प्रकार की तस्वीरें आती हैं, वो भी ममता बनर्जी के संरक्षण में वैसे लोग इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं। मालदा की घटना, अभी जो कुछ भी हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक में चक्का जाम किया गया, अधिकारियों को बंधक बनाया गया। उसके बाद सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया कि हर कोई राजनीतिक भाषा बोल रहा है, अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग सभी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, यह सीजीआई की तरफ से कहा गया है। अधिकारियों को सुरक्षित जगह दी जाए, यह भी सीजीआई ने कहा। और अब ऐसे में बंगाल के राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी पहुंचे हैं इन सब घटनाओं के बाद। तो स्थिति अगर इतनी खराब है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ममता बनर्जी तो नहीं है, उसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्री अमित शाह की भी है कि ऐसी स्थितियां पिछले 10 साल में कैसे खराब हो गई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जब राजनाथ सिंह थे और यहां से लेकर यहां तक स्थितियां इतनी कैसे खराब हो गई? क्यों आप लोगों ने पहले रहते हुए आप लोगों की नींद नहीं खुली? रोहित जी, दो चीजें।
मैं पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूंगा। दो चीजें हैं। आपने कांग्रेस का वो शासनकाल देखा है कि जब कभी भी किसी भी राज्य में कहीं कोई घटना होती थी अथवा किसी भी प्रकार से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी, उन सभी कंडीशंस में कांग्रेस उन राज्यों में अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को निकालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा देती थी। लेकिन हम बार बार संविधान और संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर किसी भी राज्य की सत्ता में बैठा है तो हम संविधान की नीति और सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए सतत प्रक्रिया के अनुसार हमने लगातार बंगाल में आम जनता को, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को निशान लगाकर उनके घरों को निशाना बना लिया जाए, मुर्शिदाबाद में खुलेआम रामनवमी पर बवाल कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से हिंसा हो जाए, आपके सांसद खगेन मुर्मू पर क्या कहते हैं हमला हो जाए, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री बोले कि ये मैं चाहती हूं तब गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर निकल पाते हैं वरना निकलने ना दूं, और किस तरीके के बयान, तमाम ऐसे लंबे बयान हैं। आप वहां पर कहेंगे कि वहां पर संविधान और राष्ट्र की दुहाई देंगे, लेकिन मणिपुर में आपको लगाना होगा तो खर्च लगा देंगे राष्ट्रपति शासन हटा के सीएम को। देखिए रोहित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मणिपुर के संदर्भ में अगर बात होती है तो कुकी और मैत्रेयी संघर्ष क्या है और उसके डिटेल में जाकर के जब आप देखेंगे तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी और एक हिंदू कम्युनिटी के बीच जो लड़ाई हो रही है वो डिटेल में जाकर ही सारी चीजें पता चल पाएंगी। पश्चिम बंगाल और मणिपुर दोनों में काफी अंतर है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर बात होती है तो पश्चिम बंगाल में जो कानून का मुखिया है, जो संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण मुख्यमंत्री है, वही गुंडागर्दी करवाता है, वही महिलाओं का बलात्कार करवा रहा है, वही कहीं ना कहीं अपराधियों और गुंडों को संरक्षण देता है, वही लेवी लेने वालों को संरक्षण देता है। पड़ जाते हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कानून और संविधान प्रदत्त अधिकारों के साथ ही कोई व्यक्ति चल सकता है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस प्रकार की घटना रोहित जी मालदा में हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज के द्वारा जिस तरीके से निश्चित तौर पर सीजीआई साहब को उतरना पड़ा, ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गैप को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैब को दिखाता है और निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा रोहित जी आपके दर्शकों से कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्था में अथवा किसी भी कंपनी में कौन से लोग काम करते हैं? एक सामान्य परिवार का कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके जाकर के काम करता है, एक अधिकारी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में उसकी भूमिका होती है। और जब लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में सामान्य परिवार से निकले हुए, सामान्य परिस्थिति से निकले हुए लोग अगर खड़े होकर के भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, उसके प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, तो वैसे लोगों को घेर लेना, महिलाओं को घेर लेना, महिला अधिकारियों को घेर लेना और उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार करना, ये किस प्रकार की मानसिकता है? ये तो मानसिक दिवालियेपन के स्तर से भी ये लोग ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। इस पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो पश्चिम बंगाल की जनता ऐसे लोगों से जवाब मांगेगी और इस चुनाव में ऐसे लोगों को करारा जवाब देगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बांग्लादेश से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है और पश्चिम बंगाल की आम जनता को इतने दिनों से मरते और तड़पते हुए देखकर ममता बनर्जी क्यों अट्टहास कर रही हैं? ये भी बताएं कि मुसलमानों की भीड़ में जाकर के, रोहिंग्या मुसलमानों के बीच में जाकर के जिन लोगों का एसआईआर की प्रक्रिया में नाम काट दिया गया है, वैसे लोगों के बीच में जाकर के ये कहना कि अगर मैं तुम लोगों को संरक्षण नहीं दूंगी तो तुम लोगों की हत्या हो जाएगी। ममता बनर्जी का इतना प्यार क्यों है एक खास समुदाय से? वो सबको पता है, क्योंकि वो मुस्लिम अपीजमेंट करके चुनाव जीत रही हैं लगातार। लेकिन यहां पर आपके वोटर का यह सवाल है कि आप लोगों को कब उसकी याद आएगी? मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद कितना बीजेपी ने उनकी हेल्प कर दी? आज भी वो परिवार दर दर भटक रहे हैं। एक सेकंड, झारखंड में आप भी बहुत बगल में ही हैं, झारखंड में लोग पलायन करके जा चुके हैं मुर्शिदाबाद की, हमारी रिपोर्ट थी। आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? रामनवमी पर इतना बवाल हो जाता है हर बार, उनके उन हिंदुओं परिवारों के लिए आप लोगों ने क्या किया? आपका जो कार्यकर्ता है, वोटर भी नहीं, जो कार्यकर्ता है उसकी हर बार यही वो कहना रहता है कि जब तक चुनाव के टाइम पर 2-3 महीने सीआरपीएफ रहती है तब तक दिक्कत नहीं होती। जिस दिन रिजल्ट आते हैं 4 मई,
उसके बाद हम लोगों के साथ क्या होता है ये हम लोग को पता है। आपका इसीलिए कार्यकर्ता बंगाल में निकलने में डरता है कि 4 मई के बाद तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको भी देखना होगा ना। चलिए, हिंदुओं के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया बंगाल में। रोहित जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ वैसी लड़ाई हो रही है जहां हम संविधान के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को कहीं ना कहीं तार तार करते हुए दिखाई देते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों को तार तार करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको अपने राज्य की जनता से प्रेम नहीं है, जिनको अपने राज्य की जनता की हत्या करने में मजा आता है। भारत सरकार और भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो सीआरपीएफ वहां लगाई गई है, चुनाव के दौरान लगाई जाती है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत लगाई जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चुनाव समाप्त होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का दर आप देख लीजिए कि किस तरीके से होता है। वो किसके लिए होता है? वो आम जनता के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहता है। चुनाव के बाद भी कोरोना का संकट देख लीजिए, ममता बनर्जी नहीं खड़ी थी, ममता बनर्जी के लोग नहीं खड़े थे, ममता बनर्जी वैक्सीनेशन से मना करती थी, लेकिन नहीं खड़ी थी। वही तो बता रहा हूं मैं, बूथ लूट कर जिन लोगों ने राज किया, बूथ लूट कर एक पूरा का पूरा गिरोह है। रोहिंग्या मुसलमानों को पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करने के लिए कोलकाता की गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए रखा गया है, जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं, जो औरतों को सड़क पर कपड़े खोलकर, कहीं ना कहीं आपने देखा है, मैं तो बोलते हुए भी घबराता हूं। ठीक है सुमित जी, आपका यह आक्रोश ममता सरकार के खिलाफ हम समझ सकते हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के मालदा के कालियाचक में जिस तरीके से बवाल हुआ, हिंसा हुई, अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, ये कुछ नया वहां पर नहीं दिखा। इससे एक दिन पहले चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने इसी तरीके से बवाल किया गया। वहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। बहुत वक्त नहीं बीता है, खगेन मुर्मू पर किस तरीके से पत्थर चलाए गए थे, उनकी नाक टूट गई थी, वो आप सबने देखा है। गृह मंत्री अमित शाह तक को मौजूदा मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि मैं चाहूं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर ना निकलने दूं। ये सब पश्चिम बंगाल में आम हो चुका है। रामनवमी पर बवाल, जन्माष्टमी पर बवाल, होली पर बवाल, दिवाली पर बवाल, पश्चिम बंगाल के लिए ये सब आम बात है। लेकिन इसके जिम्मेदार अगर बीजेपी ममता बनर्जी को कहती है तो उतनी ही जिम्मेदार केंद्र की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हो चुके हैं सत्ता में आए 12 साल। पश्चिम बंगाल को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत जहां से निकली है, उस प्रदेश को घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से बचाना जितनी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। फिलहाल सीजीआई ने इस पूरे मामले पर अभी हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को यह कहा है कि आप एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी सुरक्षा तय करें, उनको सही जगह पर रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी ना हो। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री से मिलने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी पहुंचे हैं। यानी आगे बड़ी अपडेट कुछ आने वाली है। जरूर बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सुमित जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।